हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास आज से शुरू किया गया है, जिनमें इतिहास के स्रोत के रूप में कोई भी चीज़ें शुरू करने से पहले ये होता है कि हम उसे कहाँ से शुरू करें। प्राचीन भारत का इतिहास जो जानने का आधार है वो दो है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। बहुत समय तक हमारे भारत में इतिहास श्रुति के रूप में हुआ करता था। जो जानने का साधन होता था श्रुति होता था, और श्रुति का मतलब होता है कि एक दूसरे के द्वारा कहा गया। बहुत बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया, जबकि लिपि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, लेकिन वो अक्षर न होकर के चित्राक्षर थी। तो इतिहास हम जान सकते हैं दो तरह से। एक तो पुरातात्विक रूप में और दूसरा साहित्यिक रूप में। पुरातात्विक और साहित्यिक। तो पुरातात्विक में पुराने अभिलेख, पुराने सिक्के, मंदिर, मूर्तियाँ, मोहरें, मृदभांड, स्मारक, स्तूप। तो जो प्राचीन राजा हुआ करते थे, प्राचीन काल में हम अगर कोई कार्य करते थे तो जीविकोपार्जन के लिए कई संसाधन का हम प्रयोग भी करते थे। तो उसके प्रयोग से हमको ये एहसास हो जाता है आज के समय में, प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानने का एक आधार मिल जाता है कि लोग कैसे रहे होंगे। हम लोगों ने तो देखा नहीं उनको, लेकिन हम उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी मानसिकता को पकड़ सकते हैं कि वो किस प्रकार के उनके खान पान रहा होगा, किस प्रकार से जीवन जीते थे। तो ये उनके द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुओं के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। उनके द्वारा प्रयोग वस्तु जिसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उसके साथ हमें समझ पाते हैं कि वो किस प्रकार का वस्तु का प्रयोग करते थे, क्या खाते पीते थे, उनका खान पान कैसा था और वो किस तरह से रहते थे। कई राजाओं के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख। साथियों, ये सब नाम नया भले लग रहा हो, लेकिन परेशान मत होइएगा। एक एक नाम का, एक एक व्यक्ति का मैं एकदम से विस्तृत रूप से आप लोगों को समझाऊंगा आने वाले क्लासों में। कुमारगुप्त का अभिलेख, समुद्रगुप्त का अभिलेख, प्रांतक फर्स्ट का अभिलेख। तो साथियों, ये जो शासक रहे हैं, इनके अभिलेखों से, इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों से, इनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों से, जैसे राजराजेश्वर मंदिर, अन्य ऐसे कई राजाओं के मंदिर हैं, मूर्तियाँ, मोहरें। तो ये सब हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत दोस्तों दो तरह से है। एक तो भारतीय और दूसरा विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य भी
2 भागों में विभाजित किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि हम अपने इतिहास को समझने का जो मेरा एक नज़रिया है उसको बेहतर तरीके से हम और समझ सकें कि धार्मिक रूप से कैसे होगा और गैर धार्मिक कैसा होगा। तो भारत के भारतीय जो साहित्य हैं वो धार्मिक भी हैं और गैर धार्मिक साहित्य में यानी 2 भागों में विभाजित है। विदेशी साहित्य है। तो दोस्तों धार्मिक साहित्य, इससे पहले मैं जो हमारे अभिलेख हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभिलेख, पहला स्रोत है अभिलेख। तो साथियों सबसे पहला विश्व का प्रथम अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख 1400 बीसी का है। बीसी मतलब ईसवी पूर्व। देखिए दोस्तों बीसी का मतलब होता है, जब मैं बीसी लिखूं तो आप समझ लीजिएगा कि बिफोर क्राइस्ट की बात करता हूं, यानी कि जो है ईसा मसीह के बाद का मैं बात करता हूं। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनिन। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनिन और बीसी का होता है बिफोर क्राइस्ट। तो ईसवी पूर्व 1400 ईस्वी पूर्व में बोगज कोई, एशिया माइनर भी इसे बोला जाता है। बोगज कोई को एशिया माइनर का अभिलेख कहा जाता है। प्रश्न आता है कि एशिया माइनर का अभिलेख मिला है, उसका क्या नाम है? तो उसे बोगज कोई भी कहते हैं या एशिया माइनर भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न आता है इसमें किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है? तो इसमें देवी देवता का साक्ष्य मिलता है। 4 देवता का नाम इसमें मिला है। ये प्रश्न पीसीएस आईएएस के लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया है और वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। वो 4 देवता का नाम क्या है? तो पहला है इंद्र, दूसरा है मित्र और तीसरा है वरुण और चौथा है नासात्य। तो दोस्तों इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य ये 4 देवता के नाम एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में प्राप्त होता है जो 1400 बीसी का है। तो ये रहा एक अभिलेख। दूसरा अभिलेख है हाथी गुम्फा का अभिलेख। दूसरा है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख है। हाथी गुम्फा का अभिलेख चेदी शासक, तो हाथी गुम्फा का अभिलेख, तो हाथी गुम्फा का अभिलेख चेदी शासक खारबेल का है। साथियों जो वर्तमान का उड़ीसा है, उड़ीसा, यहीं पे चेद शासक खारबेल राज करता था। तो ये सब मैं जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा कौन शासक कहाँ राज करता था। तो हाथी गुम्फा का अभिलेख चेद शासक खारबेल का है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं? तो पहला साक्ष्य पाया गया है कि नहर का प्रथम साक्ष्य, नहर का प्रथम साक्ष्य पाया गया है। दूसरा मूर्ति पूजा का, मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य। और तीसरा है भारत शब्द, भारत शब्द का प्रथम साक्ष्य। अब साथियों ये हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है कि नहर के प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं?
तो नहर के प्रथम साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में नहर के साक्ष्य पाए गए हैं, यह अभिलेख किस शासक का है? तो यह अभिलेख चेद शासक खारवेल का है। इसी में खारवेल के पूरे शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। खारवेल के शासन का कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, साथियों जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में है। जूनागढ़ का अभिलेख ये रुद्रदामन का है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख लिखवाते हैं और इस जूनागढ़ अभिलेख में विशेषता ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। जब मौर्य वंश पढ़ोगे तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत महान शासक थे ये। इन्होंने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील गुजरात में है। तो इस झील का निर्माण जब चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, बाद में इस झील का पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया और उसके बाद में रुद्रदामन ने अपने पैसे से, व्यक्तिगत खर्चे से, प्रश्न ये भी आता है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपने व्यक्तिगत खर्चे से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये रुद्रदामन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त से, अशोक ने तुषास से और रुद्रदामन ने सुविशाख से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। ये सातवाहन शासक थे। सातवाहन शासक थे। इसमें भू अनुदान का, जो भूमि दिया जाता था दान में, भूदान का पहला साक्ष्य और सामंतवाद का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला है अयोध्या अभिलेख। ये एक धनदेव का है। इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में पहली बार चर्चा होती है। अश्वमेध यज्ञ पहली बार चर्चा इसमें होता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। देखिए जहाँ प्रशस्ति लिखा होगा मतलब ये प्रशंसा परक लिखा गया है। तो ये समुद्रगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में है। इसको हरिसेन ने, इनके मंत्री थे हरिसेन, इन्होंने लिखा था। तो इन्होंने इनकी बहुत प्रशंसा इसमें किया है। तो प्रश्न पूछ सकता है प्रशंसा परक अभिलेख कौन सा है? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। अगला है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। साथियों एरण अभिलेख से प्रथम बार सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है मेहरौली का लौह स्तंभ।
ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको आप विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय भी जानते हैं। इसमें पहली बार विदेशी आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं, विदेशी आक्रमण के साथ, और इन्होंने इसी अभिलेख में अपने को परम भागवत भी कहा है। परम भागवत। साथियों, अभिलेख जो आपने देखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कोई स्रोत हैं, किस तरह से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो कौन शासक ने क्या किया है, पहली बार क्या हुआ, अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, इस तरह का अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, तो परम भागवत की उपाधि धारण किया। यानी कि अभिलेखों को हम इस तरह से अध्ययन करेंगे कि जिससे हम किस तरह से इतिहास को जाना जा सकता है, किस तरह से समझा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हमने आपको बता दिया है। आगे सारे स्रोत हम क्रमशः बताते जाएंगे, और ये सब जो भी हैं, जितने भी नाम आपने देखे हैं, ये सब नाम आगे जब जब इनके वंश पढ़ाएंगे हम, ये सारे नाम उसमें आते जाएंगे। और यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।